जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। आप सभी के लिए मैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन आया है जिसमें मैनेजर की पोस्ट खुली हुई है उस पर बात करने वाला हूँ। टोटल वैकेंसी जो मैं है आपको बता दूं कि 113 के आसपास की वैकेंसी है। और दोस्तों ये अलग अलग जोन में खुली हुई है, तो जब आप ये फॉर्म भरें तो उससे पहले ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। आप जाकर के ना जिस भी जोन को अप्लाई करना चाहते हैं उसमें जाइएगा। तो जोन कौन कौन से हैं मैं ये बता देता हूँ आपको। देखो, एक तो है नॉर्थ, एक आपका ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और एक है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट जोन। ठीक है, तो ऐसे 5 जोन है इनके, 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5। ठीक है, इन 5 जोन को मिलाकर के जो वैकेंसी है वो है आपकी 113 वैकेंसी। ठीक है, सारी की सारी मैनेजर की ही पोस्ट है। ठीक है, अब मैनेजर में भी दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बांट दिया है जनरल। जैसे मैनेजर में कौन कौन सा, एक जनरल वाला है, जनरल मैनेजर, एक डिपो मैनेजर, एक मूवमेंट मैनेजर, एक अकाउंट्स है, एक टेक्निकल है, एक सिविल इंजीनियरिंग है, और एक है दोस्तों इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसका इस डिपार्टमेंट का मैनेजर। और एक और है हिंदी वाला, जो यहाँ पर अभी लिखा नहीं है पर नीचे आपको मिल जाएगा, हिंदी वाला ये लिखो, नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदी वाला है। इस जॉब की देखिए क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। इसमें से देखिए ये जो आप देख रहे हो ना, जनरल, इन्होंने नाम भी देके रखा है। जैसे जनरल को इन्होंने ए पोस्ट कहा हुआ है, और डिपोर्ट को बी कहा है, मूवमेंट को सी कहा है, अकाउंट को डी कहा है, टेक्निकल को ई कहा है ना। फिर ये सिविल इंजीनियरिंग आपका एफ हो जाएगा, और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एक साथ है ये पूरा, ये जी हो जाएगा। और ये जो हिंदी वाला मैनेजर है दोस्तों, इसको एच का है, तो एच फॉर हिंदी, एच फॉर मैनेजर वाला ये हो। ठीक है, ये आप ये ध्यान रखना कि इसकी जो टोटल फीस अगर आप उससे पूछेंगे, ठीक है, इसकी जो टोटल फीस पूछेंगे वो 800 रुपए की है। 800 रुपये आपको फीस देनी होगी। और दोस्तों ये जो सिर्फ फीस है ये आपसे जनरल से ली जा रही है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से ली जा रही है। ठीक है, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले भी जनरल वाले ही होते हैं। किससे फीस नहीं ली जा रही है? एसटी एससी को कोई फीस नहीं देनी है, एसटी को कोई फीस नहीं देनी है ना, और ओबीसी को भी इसमें से कोई फीस नहीं देनी है, और किसको नहीं देनी है, और एक है वुमेन, वुमेन को भी नहीं देनी है, महिलाओं को भी। और पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, जो दिव्यांग भाईजन है हमारे, उनको भी कोई भी फीस नहीं देनी। इनको एग्जेम्प्टेड किया गया है। एग्जेम्प्टेड का मतलब कोई फीस आपको देनी नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो फॉर्म आप भरेंगे तो उसमें आपको पता है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो इनकी जब वेबसाइट में आप जाओगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपको पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। उसमें अपनी ईमेल आईडी ओरिजिनल डालना जो चलती हो, जो फ़ोन नंबर हो वो डालना, है ना। और बाकी सारी चीज़ जो वो पूछेगा वो उसको भर देना पूरी की पूरी। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे आपको फीस की पेमेंट करनी है, जो कि ये हो गई है। और थर्ड नंबर में दोस्तों आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स देखिए सारे, अगर आप एससी के हैं तो आपका एससी सर्टिफिकेट होगा, कम्युनिटी सर्टिफिकेट होगा आपका, एसटी का भी कम्युनिटी सर्टिफिकेट बनता है। ओबीसी 2 तरह के होते हैं, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर वालों के लिए ये रिजर्वेशन नहीं होता है ओबीसी वाला, ये नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए होता है। ओबीसी जो क्रीमी लेयर होता है ये कहाँ जाते हैं? ये जनरल की तरफ फॉर्म भरते हैं, यानी इनकी फीस लगती है। फिर आता है वुमेन। भाई इनको भी, वुमेन अगर आपने, भैया आप शादीशुदा हैं, आपका सरनेम चेंज हुआ है, तो उस हिसाब से आपका एफिडेविट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, ये सब तैयार होना चाहिए। इन डॉक्यूमेंट को स्कैन करके पहले से रख लीजिए, ये सब आपको अपलोड करने पड़ेंगे, है ना। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को इनके जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है ना, वो भी तैयार रखना है। आपका जो भी डिसेबल्ड है जो भी हिस्सा, उस मामले में आपके सीएमओ से पूरा एक सर्टिफिकेट तैयार होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है इनके भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, है ना। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इनका एक डॉक्यूमेंट का नाम होता है, वो भी इनका तैयार होना चाहिए। और इसके अलावा भाई अगर आप कहीं पर पहले से नौकरी कर रहे हैं, किसी सरकारी महकमे में है, पहले से काम कर रहे हैं, तो भाई आपको जो देना पड़ता है वो है एनओसी। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये आपके जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो जो आपके बॉस हैं, उनसे आपको लेके आना पड़ता है। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें आपको तैयार रखनी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो ये तो एक प्रोसेस हो गई कि फॉर्म कैसे भरेंगे। देखिए मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये होता है कि सर तैयारी में क्या क्या है, ग्रेजुएशन में क्या चाहिए। देखो ध्यान सुनना, तो आपको जो मैंने बताया ना ए बी सी, तो अगर आप मैनेजर में, और एक चीज ध्यान सुनिए, आप ये जो 5 जोन है ना, आप सिर्फ एक जोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। आप सिर्फ अप्लाई एक जोन के लिए कर सकते हैं, अप्लाई फॉर ओनली वन जोन। और वन जोन ही नहीं, वन पोस्ट भी कही है। ठीक है, तो आप एक जोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एक ही पोस्ट, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच तक पूरा है, इसमें से कोई एक ही पोस्ट होगी। अब ये सारी पोस्ट हर जोन में खुली होंगी। नॉर्थ में भी ये सारी की सारी मिल जाएंगी, ए से लेके एच तक, ईस्ट में भी मिल जाएंगी, वेस्ट में भी मिल जाएंगी, साउथ में भी मिल जाएंगी।
और नॉर्थ ईस्ट में भी मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अब देखिए ये क्या है ना दोस्तों, ऐसा मत करना कि फॉर्म भर दिया, पहले ना अपने जोन को चेक कर लेना क्या उसमें जनरल की सीट है कि भी नहीं, मालूम चला आपने भर दिया। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश एज एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि भाई मैं मध्य प्रदेश से हूँ, भोपाल से हूँ। तो मध्य प्रदेश आता है किस जोन में आता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के किस जोन में मध्य प्रदेश आता है, तो याद रखिए वेस्ट जोन में आता है ना। इसमें आता है हमारा प्यारा एमपी, ठीक है। तो एमपी में जाइए और इन पोस्ट को चेक करिए, है ना, इनमें कितनी चीजें हैं, कितनी सीटें हैं, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपके जोन में सीट है भी या नहीं है, ठीक है। तभी आप इस फॉर्म को भरेंगे। ओके, ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों, होना क्या है, एक बार सिलेक्शन का बताता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको सीधे सीधे कि पहले मैं आपको ग्रेजुएशन बता दूँ, खुद ध्यान सुनना। देखिए इनके लिए जो आप ये ए बी सी देख रहे हैं ना, इनके लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट, ठीक है। और ग्रेजुएट में इन्होंने कंडीशन दी है 60% आपकी डिग्री होनी चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है और कुछ भी नहीं मांगा है, ठीक है। एबीसी के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है। अब दोस्तों ये जो डी ई एफ और ये पूरा जी तक आप चले जाओगे ना, ये पूरी की पूरी एक टेक्निकल टेक्निकल वाली ब्रांच है ना, ये पूरा टेक्निकल फील्ड है, ठीक है। तो इस टेक्निकल में मैं आपको बताऊंगा अभी क्या क्या आता है, क्योंकि देखो इसमें आपको अकाउंट दिख रहा होगा तो आप समझ गए होंगे कि बी कॉम वगैरह भी होगा, है ना। अब इसमें बी कॉम ही नहीं होता, अकाउंट्स में दोस्तों बहुत सारी बी कॉम एमबीए के साथ किया हो पार्ट टाइम भी चलेगा, और आपने क्या कहते हैं फुल टाइम किया तो भी चलेगा, लेकिन डिस्टेंस वाला एमबीए नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बी कॉम के साथ आपका एमबीए मांगा गया है, फाइनेंस में जो आप चलते हो फाइनेंस वाला होता है उसके हिसाब से, ठीक है। और बढ़िया, ये दो चीज़ें यहाँ पे हो गई। टेक्निकल में दोस्तों यहाँ पर फूड एंड साइंस, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल, अगर आपने बी या बीटेक इसमें से किया हुआ है, फूड साइंस से बीएससी किया है तो भी आपका चल जाएगा, ठीक है। और फूड प्रोसेसिंग से आपने किया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी से किया हुआ है, तो ये सब दोस्तों यहाँ ई वाले में आता है, ठीक है। ये याद रखना, बी बीटेक फूड, ये एग्रीकल्चर से आपने किया हुआ है, बीएससी अगर एग्रीकल्चर की तो भी चल जाएगा, बीई बीटेक आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में तो भी चल जाएगा, फूड साइंस में है तो भी चल जाएगा, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में तो भी चल जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल में है तो भी चल जाएगा, फूड प्रोसेसिंग में है तो भी चल जाएगा, तो ये सब टेक्निकल में आता है, ये ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आप भर सकते हो, तो इसको अच्छे से सुन लेना। सिविल इंजीनियरिंग में बनी बात है, आपको सिविल से जुड़ा ही मामला होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई चीजें, और इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल से, और मैकेनिकल में मैकेनिकल से जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और ये भैया हिंदी, इसमें मैं आपको बता दूं इसमें मास्टर्स डिग्री कहा है दोस्तों, ठीक है, मास्टर्स डिग्री मांगा गया है, मास्टर्स डिग्री। अब देखिए मास्टर्स डिग्री में इसमें कई सारे स्टेप्स दिए गए हैं, तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से। देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपने मास्टर्स डिग्री इंग्लिश में की हुई है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम की बात नहीं, मीडियम वाला नीचे आएगा, आपने इंग्लिश में किया लेकिन आपका एज अ सब्जेक्ट रहा हिंदी, एज अ सब्जेक्ट क्या रहा भैया, हिंदी, मतलब हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में रहा है तो भी आप भर सकते हैं। आपने हिंदी से मास्टर डिग्री की है और इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट के रूप में रहा है तो भी आप भर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने मास्टर डिग्री किया और उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों एज अ सब्जेक्ट के रूप में रहे तो भी आप इसे भर सकते हैं, ठीक है। अब भाई मीडियम की बात करते हैं, मान लीजिए आपका मीडियम जो है वो इंग्लिश रहा, ठीक है, इंग्लिश रहा लेकिन एक सब्जेक्ट रहा आपके पास हिंदी, तो भी आप इसे भर सकते हैं। मान लेते हैं आपका मीडियम था हिंदी लेकिन इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में था, तो भी आप इसे भर सकते हैं। बात समझ में आ रही दोस्तों, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब इसके साथ इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, कितना, 5 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। अब इनने कहा है कि या तो आपने 5 साल तक ट्रांसलेशन किया हो, या तो आप 5 साल तक टीचर रहे हो हिंदी के, है ना, या तो आपने 5 साल तक रिसर्च की हो, या तो आप किसी भी सरकारी जगह पर हिंदी ट्रांसलेशन का काम करते रहे हो, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इस बात का आपको थोड़ा सा याद रखना है, तभी आप ये मास्टर्स वाला ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, ये तो हम समझ गए। अब आती है बारी दोस्तों कि हमारा जो पेपर होना है ना, ये और एज एज तो देख लीजिए पहले। आप देखोगे कि जनरल, डीपोर्ट, मूवमेंट, अकाउंट्स, टेक्निकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन सब के लिए 28 साल ही मांगा गया है, मैक्सिमम एज यही है, ठीक है। अब ये मत परेशान होइएगा कि सर सबके लिए 28 नहीं, ये जो अपर लिमिट लिखी जाती है ना दोस्तों, ये जनरल कैटेगरी के हिसाब से लिखी जाती है। अब आपको पता है कि एससी और एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, तो इसी में 5 साल बढ़ा लीजिए। ओबीसी को आपके मिलती है 3 साल की छूट, ठीक है। तो इस तरह से काम होता है। और बाकी सभी को, अब जैसे मान लो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले में भी तो भैया कास्ट बटेंगे, भाई जनरल वाला भी हो सकता है, एससी एसटी वाला भी तो हो सकता है, और ओबीसी वाला भी तो हो सकता है। तो अगर जनरल से हो तो 10 साल की छूट मिल जाएगी, ओबीसी से हो तो 13 साल की छूट मिल जाएगी, एससी एसटी से हो तो 15 साल की छूट मिल जाएगी। तो इस तरह से छूट मिलती है दोस्तों ना। और जो सरकारी में पहले से काम कर रहे हैं, एक सर्विसमैन है, उनको उनके हिसाब से छूट मिलती है, वो पैरामीटर वो चेक करते हैं पहले कि कितने साल आपने नौकरी की है, उस हिसाब से वो दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जोन वाइज पोस्ट बटे हुए हैं, ये नॉर्थ जोन है दोस्तों, ठीक है। तो आप देखो जरा यहाँ पे
ओबीसी की एक दिख रही है, ईडब्ल्यूएस की एक दिख रही है, लेकिन देखो जनरल की कोई पोस्ट खाली नहीं है, 0 है और टोटल एक पोस्ट हो गई यहाँ पे, है ना। सॉरी, ईडब्ल्यूएस की भी नहीं है, सिर्फ ओबीसी की खाली है भैया। मैनेजर में अगर आप नॉर्थ जोन में अप्लाई करना चाहते तो समझ रहे हो ना, तो इस तरह से पहले अपने जोन चेक कर लेना, उस हिसाब से करना। आप कोई भी एक जोन और एक पोस्ट अप्लाई कर सकते हो, सारे नहीं, ठीक है। अब चलिए मैं कुछ और ऐसी साउथ जोन में आप देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये नहीं बताने के लिए यहाँ पर रुका हुआ हूँ, मैं आपको कुछ और समझाने के लिए रुका हुआ हूँ, और वो ये है दोस्तों। अब देखिए हम बात करते हैं कि सर पेपर कैसे होने वाला है, ठीक है, पेपर कैसे होने वाला है। पेपर देखो दोस्तों, इन्होंने ना दो फेज में बांट दिए, ठीक है, दो फेज में बांट दिए। पहला इन्होंने फेज रख दिया फेज 1, ठीक, फिर इन्होंने फेज रख दिया फेज 2, ठीक। फेज 1 में दोस्तों एक ही पेपर होना है, एक ही पेपर होना है और ये सबके लिए, एक एक ही पेपर होना है और ये सबके लिए। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता ताकि आप समझ पाएं, ठीक है, एक ही पेपर होना है और ये सबके लिए, फॉर ऑल, ठीक है। अब बहुत ध्यान देना क्योंकि अभी आपके काम की चीज आ रही है, फॉर ऑल। और दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, ठीक है, और इस पेपर 1 में निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। और कितनी निगेटिव मार्किंग है? 1/4, एक चौथाई मार्क्स आपके कट जाएंगे, यानी कि 0.25 मार्क्स अगर कट जाएंगे अगर आपने एक भी गलत आंसर दिया तो, ठीक है। और अगर कुछ क्वेश्चन छूट गए तो उसके कोई मार्क्स नहीं मिलते, आपको पता है। पेपर 1 है दोस्तों, और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें आएंगे, है ना, वही ऑप्शंस वाले जो होते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव रहेगा ये भी पूरा का पूरा, ठीक है। और बस काफ़ी इतनी जानकारी इसके लिए, है ना। तो बाकी नंबर वगैरह मैं अभी इसको बताऊंगा आपको कितने क्या रहेंगे। इसमें एक ही पेपर है और ये सबके लिए, आप समझ गए, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो मतलब फेज 1 में आप देख रहे हो कि नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, लेकिन वहीं आप देखोगे ना फेज 2 में नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है फेज 2 में। और फेज 2 में दोस्तों मैं आपको बता दूं, फेज 2 में यहाँ पर 4 पेपर रखे गए हैं। एक पेपर 1 है, ठीक, मैं ऐसे लिखते चले आऊंगा। एक पेपर आपका 2 है, एक पेपर एक पेपर आपका 3 हो गया और एक पेपर आपका 4 हो गया, ठीक है दोस्तों। उसमें से एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पेपर 1 2 3 आप देख रहे हो, 1 2 3 पेपर है ना, ये वाले, ये 3 के 3 ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। लेकिन ये जो लास्ट वाला देख रहे हो ना, ये वाला सब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है। अभी देखिए, क्या सर सारे पेपर किसी को देने होंगे या कुछ इसमें चीजें भी बदल सकती हैं? तो मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। देखिए ये जो पेपर 1 है ना दोस्तों, ये पेपर 1, इन 4 में से ये पेपर 1 सिर्फ उनको देने हैं जो मैनेजर की पोस्ट भरना चाहते हैं, ए वाली यानी कि जनरल, बी वाली यानी कि डिपॉट, और सी वाली यानी कि मूवमेंट। अगर आप इन 3 मैनेजर की पोस्ट को भरना चाहते हैं तो आपको सिर्फ पेपर 1 देना है, नीचे के आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मुझे बीसी नहीं, मुझे डी भरना है अकाउंटेंट वाला, मुझे ई भरना है, मुझे एफ भरना है ना, अकाउंटेंट हो गया, है ना, आपका टेक्निकल हो गया, आपका सिविल हो गया, और आपका ये ई एफ, और ये जी जी क्या था आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। अगर आप ये भरना चाहते हैं तो फिर आपको 2 पेपर देने होंगे। सर 2 कौन से? एक पेपर 1 भी आपको देना पड़ जाएगा और एक आपको पेपर 2 भी देना पड़ जाएगा। मतलब इनके हिस्से में कितने पेपर आ गए भैया? 2, ठीक है। एबीसी पोस्ट के लिए सिर्फ पेपर 1 था, लेकिन अब आप देख रहे हैं यहाँ मैंने 2 एरो बनाए ना इस तरह से, इसका मतलब इनको पेपर 1 भी देना है, इनको पेपर 2 भी देना है। और दोस्तों इनकी मेरिट लिस्ट भी ऐसी बनेगी, याद रखिए पेपर 1 से ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है, ठीक है। इसके कोई भी मार्क्स नहीं जुड़ेंगे आपके मेरिट लिस्ट में, ठीक है। मेरिट लिस्ट में इससे कोई मार्क नहीं जुड़ने, सारे मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ, मेरिट लिस्ट जो भी बनेगी आपकी वो सिर्फ और सिर्फ फेज 2 से बनेगी भैया, सिर्फ फेज 2 के इन पेपर से। तो इसलिए बहुत ध्यान सुनिएगा, ये तो सभी के लिए हो गया, है ना, ये सारे सबको देना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ जी और ये एच, ये सबके लिए। ये तो सबसे पहले सबको निकालना ही पड़ेगा, ये जब निकाल लेंगे तब आपको फेज 2 में भेजा जाएगा, ठीक है। और फेज 2 में जब आप जा रहे हैं तो उसमें देखिए जरा ए बी सी, अब यहाँ पे पेपर बढ़ गया कि सबको सब कुछ नहीं देना है, ए बी सी को सिर्फ पेपर 1 देना होगा, डी ई एफ जी जो अकाउंट से लेकर के हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तक आता है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देंगे, और इनकी मेरिट लिस्ट दोनों के कंबाइंड नंबर से डिसाइड होगी। एबीसी पोस्ट वालों की सिर्फ कंबाइंड जो लिस्ट बनेगी वो पेपर 1 के मार्क्स से ही बनेगी, डीईएफजी वालों की जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मार्क्स जोड़ करके वो बनाएंगे, ठीक है। सर तो फिर ये बाकी बचे पेपर कौन देगा? पेपर 3 एंड पेपर 4, तो अब आप समझ गए होंगे कि ए बी सी डी ई एफ जी हो गया, तो बचा कौन बेटा? हिंदी, हिंदी वाला, यानी सिर्फ जो मैनेजर की पोस्ट हिंदी वाला भर रहा है उसे सिर्फ पेपर 3 और पेपर 4 देना है, समझ गया ना। तो इस तरह से ये सारी चीजें बटी, इनको ए बी सी डी एफ जी वालों को पेपर 3 पेपर 4 नहीं देना है। अब आप ध्यान देखना, मैंने आपसे कहा कि पेपर 1 2 3 चाहे जो भी हो, जो भी कोई दे रहा हो, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है ना। लेकिन हिंदी वाले के खाते में एक पेपर 4 आया हुआ है, और आपको मैंने बताया पेपर 4 कैसा है? सब्जेक्टिव टाइप का है,
कैसा है भैया, सब्जेक्टिव टाइप का है ये। अब देखो नंबर ही बता देता हूँ, फिर सब्जेक्टिव के बारे में बात करता हूँ। देखो पेपर 1 भी आपका जो है 1.5 घंटे चलेगा, 90 मिनट। पेपर 2 आपका 60 मिनट चलेगा, 1 घंटे। और पेपर 3 आपका 90 मिनट चलेगा। पेपर 4 भी आपका 90 मिनट चलेगा। ठीक है, और सारे मार्क्स देख लो जरा, 120 मार्क्स का है ये भी, 120 मार्क्स का है ये भी, 120 मार्क्स का है ये भी, और 120 मार्क्स का है ये भी। ठीक है, सब्जेक्टिव में हिंदी के दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए कीबोर्ड में आपका सब कुछ होना है, तो आपको एक इंस्क्रिप्शन, जो कीबोर्ड के लेआउट्स होते हैं ना दो, वो अच्छे से कर लेना। एक इंस्क्रिप्शन होता है और एक और मैं बता रहा हूँ अभी, उसका गेल का होता है वो, है ना, वो आपने सुना भी होगा। ठीक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पर मैं नीचे बताऊंगा अभी आपको। सब्जेक्टिव, इसको सब्जेक्टिव को, ये जो पेपर होगा ना, इसमें 30 30 30 30 करते हुए 4 चेंबर बांट दिए गए। ट्रांसलेशन है हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, तो हिंदी से इंग्लिश 30 नंबर, इंग्लिश से हिंदी 30 नंबर। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश 30 नंबर, इंग्लिश से हिंदी 30 नंबर, ये दो चीजें हो गई। फिर एक हिंदी का निबंध लिखा लेंगे 30 नंबर का, और इंग्लिश का प्रेसी राइटिंग करवा लेंगे 30 नंबर की। तो इस तरह से सब्जेक्टिव आपसे कराएंगे, और ये सब कुछ शायद कंप्यूटर पे हो रहा है, इसलिए उन्होंने बोला है कि की आउट, जो कीबोर्ड के लेआउट्स हैं वो आपको आने चाहिए। तो एक तो इंस्क्रिप्शन है, एक और है जाइंट का, वो मैं रेमनेंट कुछ करके है, मैं बता रहा हूँ अभी आपको, है ना, रेमिंगटन, रेमिंगटन है ना। एक आपका इंस्क्रिप्शन हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया, और एक आपका हो गया रेमिंगटन। ठीक है, ये आपने सुने होंगे अगर आप कीबोर्ड के लेआउट से परिचित होंगे तो इन दोनों में कीबोर्ड के लेआउट से आपको परिचित रहने के लिए कहा है। इसका मतलब ये कि हो सकता है शायद इसी पे लिखवा ले। ठीक है, तो कीबोर्ड से आपसे टाइप करा ले, बनी बात यही होगा। तो भैया समझ गया ना, यही एकमात्र सब्जेक्टिव है, बाकी सारे ऑब्जेक्टिव में। कौन सा पोस्ट किसको पेपर देगा भाई, पहला पेपर तो सबको देना पड़ेगा, और ये हो गया सारा कुछ। ठीक है, अब आप ये देखिए, यहाँ के मैंने आपको सारे नंबर बता दी, यहाँ कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए पूरा पूरा पेपर करके आना, कुछ भी छोड़ के मत आना। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आपने ये सारा कुछ देख लिया, आप ये भी समझ गए। अब मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ यहाँ पर, अगर आप सिलेक्ट हो गए, है ना, फेज 2 होने के बाद, तो देखिए दोस्तों, इसमें ना कुछ चीजें बहुत क्लियर बताई गई हैं कि जैसे इन्होंने बोला है कि ए से लेकर के जो जी तक की मैनेजर वाली पोस्ट है, इसको इन्होंने 3 हिस्से में बांटा है। इनका कहना है कि इसमें पहले तो हो रहा है ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, दूसरा मतलब ऑनलाइन टेस्ट में आप समझ गए ना, फेज 1 भी आ गया और फेज 2 भी आ गया, तो प्लस एक ये हो गया। इसके बाद इनका इंटरव्यू ये ले रहे हैं, और इसके बाद भैया ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है, ट्रेनिंग में भी आपको देखेंगे, ध्यान से सुनना। ठीक है, ट्रेनिंग में भी ये आपको चेक कर रहे होंगे, इसलिए गड़बड़ी मत कर देना। तो अब देखिए, जो ऑनलाइन टेस्ट है ना, कितना परसेंटेज है इसका इनके पूरे पास होने में। भाई 100% में से जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है फेज 1 फेज 2, तो ये 80% घेर रहा है भैया, है ना, आपके पास होने में। इंटरव्यू को मार्क्स दिए गए हैं 10% मार्क्स इसके पास है, और ट्रेनिंग के आपको दिए गए हैं 10% मार्क्स। सर एक एच वाला बच गया, हिंदी वाला, उसके लिए क्या मामला है? उसके लिए भैया सिर्फ 2 ही मामले हैं। एक उसका क्या है, एक उसका ऑनलाइन टेस्ट है, और दूसरा उसका ये क्या नाम है इसका, और इंटरव्यू है। ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट इसका पूरा 90% कैरी कर रहा है, और जो इनका इंटरव्यू है ये पूरा 10% कैरी कर रहा है। इनके ट्रेनिंग के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। अब सर, अब आप पूछेंगे सर, ट्रेनिंग अगर हो रही है, हम सेलेक्ट हो गए, तो ट्रेनिंग हमारी कितनी हो रही है? ठीक है, तो ट्रेनिंग कितने साल की है, ये वाली बात आपको भी परेशान करती है। ठीक है, तो मैं इसी दौर आपको यहाँ पर नीचे बता देता हूँ, अब कहीं जगह मिल जाए मुझे, ये यहाँ पर मिलिए। देखिए, सभी की ट्रेनिंग, है ना, चाहे वो कोई भी हो, सभी की ट्रेनिंग 6 मंथ की रहेगी। ठीक है, 6 मंथ की ट्रेनिंग है। इस मंथ के दौरान आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो करीब करीब 40,000 रुपये का है दोस्तों। 40,000 रुपये पर मंथ है ये। ठीक है, 40,000 रुपये पर मंथ है। और फिर आप जैसे 6 मंथ कंप्लीट कर लेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो आपको ये बिल्कुल मैनेजर की पोस्ट पर परमानेंट कर देंगे, और 40,000 से 1 लाख के बीच में आपकी कुछ सैलरी होगी। सर एक लेकिन चीज़ और परेशान करेगी आपको, और वो है बॉन्ड। बॉन्ड दोस्तों, 3 साल का ये बॉन्ड आपसे भरवा लेंगे। ठीक है, बॉन्ड के दौरान जो राशि आपको जमा करनी होगी वो होगी 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए की आपको राशि जमा करनी होगी। 3 साल तक आप जब यहाँ रहेंगे तभी काम बनेगा। और याद रखिए, ट्रेनिंग पीरियड को ये आपके एक्सपीरियंस के तौर पर नहीं देखेंगे। मतलब आप ये मत सोचिएगा कि मेरी ट्रेनिंग हो गई तो इसके बाद मुझे कुछ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि हम ट्रेनिंग को एक्सपीरियंस नहीं मान रहे, मतलब उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा, तब तो मतलब मेहनत पूरी चली जाएगी, समझ गए? तभी आप इसे छोड़ें, मेरा तो यही मानना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अब नीचे जो है दोस्तों, मैं आपको बस ये दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। और ये चलिए, मैं आपको सीधे पहले इनके ये देखिए, तो मैंने आपसे कहा था ना, मैनेजर जनरल, डिपो और मूवमेंट, इनके लिए सिर्फ ग्रेजुएट की डिग्री है, ग्रेजुएट की डिग्री है, ग्रेजुएट की डिग्री है। समझ गए? बहुत बढ़िया। आ जाइए अकाउंटेंट के लिए। अकाउंट के लिए मैंने कहा था ना भैया, बी कॉम तो बहुत ज़रूरी है। बी कॉम के साथ फुल टाइम एमबीए फाइनेंस में किया हो या पार्ट टाइम एमबीए फाइनेंस में किया हो,
पार्ट टाइम में तो 3 साल मिनिमम और 2 साल यहाँ पर हो गया। अब ऐसी फाइनेंस डिग्री और हो सकती है, जैसे डिप्लोमा या बाय डिस्टेंस एजुकेशन मोड अगर आपने किया है ना, तो भी चल सकता है मामला। अब देखिए टेक्निकल, मैंने जो टेक्निकल की बात करूँ तो बीएससी इन एग्रीकल्चर बोला था मैंने, बीई बीटेक आपका वही बीटेक हो, बी डिग्री हो फूड साइंस में, फूड प्रोसेसिंग में, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेस और प्रिजर्वेशन सब में, बीई बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में तो भी चल जाएगा। तो बीएससी एग्रीकल्चर भी चल रहा है, और बीटेक एग्रीकल्चर भी चल रहा है, बायोटेक्नोलॉजी में तो भी चल जाएगा, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में तो भी, बायोकेमिकल में तब भी चल रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अब देखो सिविल वाले के लिए सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी चल जाएगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी चल जाएगी, तो जी तक ही पढ़ पाओगे। और हिंदी के लिए मैंने आपको जैसा बताया था कि मास्टर डिग्री कैसी कैसी होनी चाहिए, वही सारी बातें यहाँ पर और करके लिखी है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। 5 साल का एक्सपीरियंस मैंने आपको बता ही दिया है ना, कहीं ना कहीं आपने काम किया हो। और आपको कुछ जानना है तो मैं नीचे ले चलता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ये देखिए, अच्छा अब एक चीज़ बची है कि भैया फेज 2 में कितना परसेंट मार्क लेकर के आना है कि पास हो जाए। तो देखिए, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ये तो आपको मालूम होगा कि फेज 1 से मेरिट लिस्ट नहीं बन रही, फेज 2 से ही बन रही है ना। वो तो सिर्फ पासिंग मार्क है फेज 1 जो उसका पेपर है। जो फेज 2 है दोस्तों, उसमें अगर आपको पास होना है तो कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 50% लाने पड़ेंगे। और बाकी सभी जो बाकी अदर कैटेगरी है जनरल और ईडब्ल्यूएस को छोड़कर, उनको 45% मार्क लाने पड़ेंगे फेज 2 में, ठीक है। और मैंने बताया था ना, ऑनलाइन टेस्ट इंटरव्यू ट्रेनिंग ये किसके लिए है, ए से लेकर के जी तक के लिए। तो देखो उनके ऑनलाइन टेस्ट इंटरव्यू हो रही है, तो ऑनलाइन टेस्ट 80% है, इंटरव्यू 10% है, ट्रेनिंग 10% है, तो 100% हो गया। हिंदी वालों के लिए क्या है कि उनका सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट होगा और इंटरव्यू, ट्रेनिंग के लिए उनका कुछ परसेंटेज नहीं है, उनका सिर्फ ट्रेनिंग होगा। तो यहाँ 90% है और ये 10% है, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया था, ठीक है। और ये सभी के लिए फेज 1 सभी के लिए दोस्तों। तो देखिए फेज 1 में जो आएगा, जो फेज 1 सबसे पहला पेपर होगा, फेज 1 पेपर 1, तो आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज है, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल स्टडीज है, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, ये सब। ये क्लास 10th से लेकर के आएगा। 20 क्वेश्चन आएंगे इसके, 5 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के, 25 क्वेश्चन हो गए इसके, 25 क्वेश्चन 25 नंबर, ठीक है। आप देख रहे हैं 60 मिनट का है, 100 क्वेश्चन है, 100 मिनट है, सॉरी 100 क्वेश्चन 100 नंबर, ठीक है। तो 1 घंटे का होना है भैया पेपर 1, फेज 1 पेपर 1, ठीक है। 1 ही घंटे का, ये पास करोगे तब जाओगे फेज 2 में, ये फेज 1, ठीक है। सिर्फ 1 आवर का है, 60 और 100 नंबर का है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, सही है। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर निगेटिव, और याद रखिए फेज 1 में निगेटिव मार्किंग रखी, फेज 2 में निगेटिव मार्किंग नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और यहाँ पे लिखा है दोस्तों, ये देख सकते हो आप और अच्छे से, जब आपको मैंने बताया ये 3 पोस्ट याद है शुरू की, जनरल रिपोर्ट और ये, इनको सिर्फ पेपर 1 देना है। ये कहाँ की बात हो रही है, ये जब आप पेपर 1 निकाल चुके हो, फेज 1 निकाल चुके हो और फेज 2 में आ गए, तो फेज 2 में 4 पेपर है ना, तो 4 में पेपर 1, देखिए इनको सिर्फ 3 ऊपर के 3 को सिर्फ पेपर 1 देना है। फिर अकाउंट से लेकर के आप यहाँ तक चले आइए इंजीनियरिंग तक, है ना, ये सारे कवर करते हैं, इनको 2 पेपर देने होंगे, पेपर 1 पेपर 2, इसके हिसाब से मेरिट बन जाएगी। और हिंदी वाले को भैया पेपर 3 और पेपर 4 देने होंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, समझ गए। और ये भी मैंने आपको समझा दिया है कि कौन सा कितने नंबर का है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। बाकी अगर आपको ये देखना है कि फेज 2 में कैसे कैसे मार्क्स बटे हुए हैं, तो वो ये सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। और ठीक है, ये भी तो आप समझ गए हो बात को, है ना। फेज 2 में कोई भी निगेटिव मार्क नहीं है। अब ये देखो फेज 1 का जो पेपर 1 है, याद है ना, ये किसको देना है, ए बी सी वालों को देना है, ठीक है। ए बी सी वालों को देना है फेज 1, तो उनके लिए है ये, सिर्फ उनको यही देना है भैया पेपर, है ना, बायलैंग्वेज है। और ये आगे भैया अपने पेपर 2 किसको देना है, आपको मालूम हो गया होगा, है ना। 60 मिनट का है, ये मैंने पहले बता दिया था, 120 मार्क्स का। ये देना है आपके डी से लेकर के, अब देखो डी से ए बी सी तो वहां चला गया, डी से लेकर के जी तक का, इनको तो पेपर 1 भी देना पड़ेगा और ये वाला पेपर 2 देना पड़ेगा, बस इतना ही है इनका, ठीक है। और इनके लिए ये सब यहाँ सिलेबस लिखा है भैया, देख लेना ध्यान से ना, कि अकाउंट्स में आपको बेसिक अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, कमर्शियल लॉ, बेसिक कंप्यूटर्स पूछ लेंगे। और अगर आप मैनेजर टेक्निकल के लिए भर रहे हो तो एग्रीकल्चर से जुड़े कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, यहाँ पे लिखा है ना, इंडियन एग्रीकल्चर, सीरियल पल्सेस, फूड एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, एनिमल प्लांट, पास्ट हार्वेस्ट केयर, सीरियल पल्सेस, फूड ग्रेन प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर, और दुनियादारी बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी, एंटोमोलॉजी, केमिस्ट्री, है ना, और पीएफए एक्ट भी पढ़ के आना है। अब ये सिविल इंजीनियरिंग वालों को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सर्वेइंग, सॉइल, ज्योमेट्रिकल, हाईवे, ब्रिजेस, इनके टॉपिक देख लो, इन टॉपिक को बस पढ़ के चले आना। डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट एंड मैसनरी स्ट्रक्चर्स, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, बस ये सारी बातें। और मैनेजर इलेक्ट्रिकल, इनके लिए भैया यही आ जाएगा, इनका थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, है ना, डायनेमिक्स ऑफ मटेरियल, इंडस्ट्रियल थियरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, एयर रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो मतलब पावर सिस्टम है, बहुत सारी चीजें इनकी यहाँ पढ़नी। और ये
पार्ट 3 ये तो सिर्फ हिंदी वालों को देना है, तो उनका जनरल हिंदी कितने हिस्से में बटा है वो देख लेंगे वो, है ना। बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है करंट अफेयर के। और ये है इनका जो मैंने बता दिया इनको, जो पेपर 4 जो सिर्फ हिंदी वालों को देना है, वो ये 4 हिस्से बटे हुए 30-30 मार्क्स के, है ना। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, एक हिंदी का निबंध और एक इंग्लिश का प्रेसी राइटिंग, सब 30-30 नंबर के हैं। और ये देखिए बोला गया है यहाँ पर साफ साफ कि आपको जो कीबोर्ड का लेआउट है हिंदी वालों को आना चाहिए, स्क्रिप्ट और रेमिंगटन गेल की, ठीक है। और तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ खत्म होती है। और एक चीज़ और बता दूं कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 4 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक फोटो स्कैन करके रख लेना, ठीक है। दूसरा आपको साइन, तीसरा आपको क्या बोलते हैं उसको, थंब, अंगूठा लगेगा। और चौथा आपका डिक्लेरेशन है ना। डिक्लेरेशन मतलब लिख करके दिखाना पड़ेगा। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपका साइन है वो 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए साइज। जो थंब है आपका 20 केबी से लेकर के 50 केबी तक। और जो डिक्लेरेशन है ये 50 केबी से लेकर के 100 केबी तक के बीच में होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं करना। और जो थंब का है वही दोस्तों फोटो का भी है। फोटो का भी बोला गया है 20 केबी से लेकर के 50 केबी तक का साइज़ है, इससे ऊपर आपका साइज़ नहीं होना चाहिए। ये सब अच्छे से रख लीजिए भैया, ठीक है। फोटो आड़ी टेढ़ी ना हो, रेड आई ना दिख रही हो, कुछ ना दिख रहा हो, ये ध्यान रखना, बहुत साफ साफ सब कुछ होना चाहिए। समझ गए दोस्तों। तो ये आपको वहाँ पर पेस्ट करना है। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता ही दिए जो आपको लगने हैं सारे के सारे, ठीक है। इसके पीडीएफ के नीचे लास्ट में ही है, सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी जानकारी समझ में आई होगी। फिर भी कुछ रह गया हो तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, है ना। क्योंकि देखिए मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, मुझे थोड़ा सा बताइए कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ कि आपके काम के हैं, आपको समझ में आते हैं क्या। देखिए ये 44 पन्ने की पीडीएफ है, आप देख सकते हो यहाँ पे कोने में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसको मैं बहुत शॉर्ट में आपको जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ। तो सारी कोई भी देखिए बेतुकी बात नहीं करता, सारी सिर्फ जो भी पीडीएफ की जानकारी वही देता हूँ। तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपको जानकारी ऐसी अच्छी लगती है। अच्छी लगती है दोस्तों तो इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, और मेरे प्रेफरेंस के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे अच्छा लगे, है ना। अगर मैं बढ़ूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा ही, ताकि ये जो मेहनत का मैं आपके लिए कर रहा हूँ ये दोस्तों सिर्फ इसलिए कि ताकि आपका भला हो जाए, आपको कैसे भी करके जानकारी कम से कम समय में मिल जाए। तो इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ। भारत माँ आपकी रक्षा करे, आपको आगे बढ़ाए, और आप भारत माँ का नाम रोशन करें जिंदगी में, बस यही ख्वाहिश है। जय हिंद दोस्तों।